हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी फीड। यूपीएससी प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी काम आती है, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज हम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, उसके पावर्स, कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल जैसे टॉपिक्स को विजन आईएएस क्विक रिवीजन मॉड्यूल से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। अगर आप पॉलिटी में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखिए और एंड तक जरूर रहिए। पीडीएफ आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी हाईलाइटेड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न करें। प्राइम मिनिस्टर, तो कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर? ही इज द रियल हेड। और नॉमिनल हेड कौन होते हैं? यस, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं प्राइम मिनिस्टर की? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 75। पीएम, पीएम कौन बनते हैं? लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। इसका मतलब है कि लोकसभा जो है वहां पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजोरिटी में आई और जो माइनॉरिटी में रही, माइनॉरिटी वाले बन जाएंगे ओपोजिशन, या जितने भी हैं, मतलब अदर देन द मेजोरिटी। अगर एक से ज़्यादा माइनॉरिटी में है तो दे ऑल विल बी द ओपोजिशन। और जो मेजोरिटी में पार्टी बनेगी या बेशक अलायंस से बने, उनका जो लीडर रहेगा ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से ही होंगे, तो ऐसा बोलना गलत होगा। उस पार्टी के होंगे, लेकिन ही कैन बी और शी कैन बी फ्रॉम राज्यसभा एज वेल। वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं? तो अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल देखें तो मनमोहन सिंह जी, ही वॉज फ्रॉम राज्यसभा। एंड मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ही इज फ्रॉम लोकसभा। और अगर किसी भी पार्टी के पास कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कमिंग नेक्स्ट टू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो गाइज, पावर से पहले हम एक बार सीओएम को देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट्स अज्यूम इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक पार्टी मेजोरिटी में आई, मेजोरिटी में आने के बाद उस पार्टी से कुछ मेंबर्स को हमने मिनिस्टर्स बनाया। तो जो मिनिस्टर्स बना, इनकी जो काउंसिल है कंप्लीट, वी कॉल इट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या क्या आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो जो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये होते हैं मोस्ट ट्रस्टेड। जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं उनमें सब प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होंगे, पोर्टफोलियोज जैसे हमारे हो गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ही रहती हैं। फिर हमारे पास आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये मोस्ट ट्रस्टेड नहीं होते। तो जरूरी नहीं कि ये प्रेजेंट हों ही किसी मीटिंग में, क्योंकि डर रहता है कि दे कैन लीक द इंफॉर्मेशन। इनको हम सेकंड रैंक मिनिस्टर भी बोलते हैं, सेकंड रैंक मिनिस्टर। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर को मिनिस्ट्री मिलती है तो वो उस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, तो इनको मोस्टली इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, इनको तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही मिलती है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री।
तो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं हमारे जूनियर मोस्ट मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। लेट्स सी व्हाट इज रिटन। सो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दे आर दोज मिनिस्टर्स हु होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। ये हाईएस्ट इन स्टेटस रहते हैं। इमोल्यूमेंट्स एंड पावर्स भी इनकी हाईएस्ट होती हैं। यहाँ पे कैबिनेट को बोला जाता है व्हील विद इन ए व्हील। तो क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इटसेल्फ इज ए व्हील, और उसके अंदर एक पोर्शन है दैट इज कैबिनेट। दिस इज द कैबिनेट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात आती है द नंबर जो है इनके वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट मोस्टली वो 20 को एक्सीड नहीं करते। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटाइटल्ड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। जो ये वर्ड कलेक्टिवली है दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन। देखो क्या होता है कि अगर मान लो कैबिनेट में ने कलेक्टिवली कोई डिसीजन लिया है, सो जो कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट विल ऑटोमेटिकली बिकम कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कैबिनेट के बारे में कुछ रिकॉग्निशन नहीं दी थी उन्होंने। फिर क्या हुआ, इमरजेंसी के जब प्रोविजंस आए तो इमरजेंसी में कैबिनेट की बात हुई तो तब ये वर्ड यूज किया गया। और कहाँ पे यूज किया गया, आर्टिकल नंबर 352 में। और यहाँ पे ओकेजनली जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है एज मिनिस्टर्स, लेकिन उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता। तो ऐसा हो सकता है बट नॉट कंपल्सरी। फिर हम बात कर लेते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। तो दे आर द नेक्स्ट इन रैंक एंड इधर कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर दे कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है तो सो दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट एज कैबिनेट मिनिस्टर। तो इंडिपेंडेंट चार्ज है तो मतलब उनके पास वो सेम पावर्स होंगी, लेकिन दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। और जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको अगर स्पेशल इनविटेशन आता है ना, और या फिर जैसे कि उनके जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कुछ मीटिंग हो रही है तब उनको इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स की। तो ये जो हैं दे आर नेक्स्ट इन रैंक, ये जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। दे डू नॉट होल्ड एनी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं ऐसे टास्क जो उस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर इंचार्ज है ना वो इनको डेलीगेट करते हैं। दैट चार्ज ही विल बी टेकिंग। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो देखो अभी हमने जो भी डिस्कस किया ना, जो कैबिनेट है, सीओएम है, उन सब के हेड होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पोर्टफोलियोज इनको दिए जाते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनको रीशफल करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर हेड है तो उनको ऐसे ही बंदे चाहिए जो कि भाई कुछ ज़्यादा इश्यूज ना क्रिएट करें। तो उनको उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही, बिकॉज ही इज़ द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ अ पार्टी हु हैज़ द मेजोरिटी इन लोकसभा, इसलिए सारे मिनिस्टर्स को वही डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं द पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिजाइड करेंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन को, गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे जो एक्टिविटीज़ हैं सारी मिनिस्ट्रीज की। वो किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं फ्रॉम द ऑफिस तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कंप्लीट है, ऑल द मिनिस्टर्स विल हैव टू रिज़ाइन, दैट विल बी कोलैप्स्ड, द सीओएम विल कोलैप्स। और अगर हम बात करें इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, तो जो डोर है सीओएम एंड प्रेसिडेंट के बीच की, तो उस डोर पे बैठे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ पे पीएम के थ्रू होती है। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। और जो डिसीजंस हैं सीओएम के रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ यूनियन,
या फिर प्रपोजल अगर कुछ है लेजिस्लेशन की, तो वो सब प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। तो देखो, ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, तो ही हैज द मेजर ऑफ द पावर इज विद प्राइम मिनिस्टर। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिस्पेक्ट टू द समन अगर करना है, प्रोरोगेटिंग पावर्स ऑफ द सेशंस, तो ये सारी पावर्स होती हैं किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। ऑल्सो ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट, लेकिन हाँ, वो तब ही करेंगे जब तक पीएम के पास मेजोरिटी है। इफ पीएम डज नॉट हैव मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी बताते हैं इन द पार्लियामेंट हाउस। नेक्स्ट, रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। बीइंग द रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम एंड प्लेटफॉर्म्स। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं G20, वही मीटिंग करते हैं काउंटर पार्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज से। जो डायस्पोरा है उनको स्पीचेस वही देते हैं। और अगर हम बात करें अदर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पीएम, तो वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज ऑल्सो। इलेक्शन में पब्लिक रैली करना, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए लीड करना, ये सब कार्य भी वो करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ का रोल अदा करते हैं। दैट इज जो मेन रोल होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज पीएम, उनके अकॉर्डिंग ही चलता है मोस्टली सिस्टम। तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं जो पीएम से रिलेटेड है या फिर सीओएम से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 बात करता है कि सीओएम इज हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। 75 में बात करते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को, और जो टोटल स्ट्रेंथ होगी सीओएम की वो 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस नहीं होनी चाहिए। ये ऐड किया गया था 91st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिमिलरली स्टेट्स के लिए 164th है। इस आर्टिकल में भी बात की गई है कि 15% मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सीओएम की, दैट इज 10%। इसलिए अगर आपने अभी ध्यान दिया हो, दिल्ली में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, वहां पे टोटल 70 मेंबर्स बने हैं। तो यहाँ पे कितने, इसके 10% कितना होगा, दैट इज 7। तो 7 सीओएम में इंक्लूडेड हुए हैं, इंक्लूडिंग द दिल्ली सीएम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एज पर द आर्टिकल 75(1)(b), अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है, देन ही इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी ए मिनिस्टर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 75(3), COM is collectively responsible to the Lok Sabha and cabinet is collective responsible to the COM. And now this COM is collectively responsible to the Lok Sabha. Is it correct? No, this is not correct. Wordings को अच्छे से समझो। COM is collectively responsible to the Lok Sabha. इसका क्या मतलब है कि जो COM है उसके ऊपर चेक कौन लगाएगा, लोकसभा लगाएगी। दैट इज COM इज एग्जीक्यूटिव एंड लोकसभा इज लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कैबिनेट और COM की, वो ये बात थी कि जो कैबिनेट है अगर वो कोई डिसीजन लेता है, वो डिसीजन ऑटोमेटिकली COM का डिसीजन बन जाता है। दैट इज अ बाइंडिंग, क्योंकि कंप्लीट COM के साथ मीटिंग करनी एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो कैबिनेट का डिसीजन है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द डिसीजन ऑफ COM। बट ऐसे डिसीजंस को चेक कौन करेगा, लोकसभा, वेदर दैट डिसीजन इज ओके और नॉट। कैसे? वोटिंग। अगर उनको लग रहा है तो देर कैन बी वोटिंग, और ऑल्दो बात वही है कि कैबिनेट जिस पार्टी से हैं दे हैव द मेजोरिटी, COM इनके पास मेजोरिटी है, but still we can say the executive is collectively responsible to the legislature. Article 75(4), oath of office and secrecy of by the ministers, तो secrecy maintain की जाएगी। Article number 75 clause 5, within 6 months of a person being
एज अ मिनिस्टर ए पर्सन हैज़ टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो क्या होता है कि इलेक्शन हुए, मान लो, तो एक मेजोरिटी पार्टी थी, जस्ट एज्यूम बीजेपी, ठीक है, बीजेपी वॉन द इलेक्शन, बट मोदी जी जिस जिनको पीएम बनना था, जस्ट इन केस ऐसा हुआ नहीं है कि वो इलेक्शन हार गए, तो क्या होगा? लेकिन बीजेपी वांट कि भाई मोदी जी को ही पीएम बनना चाहिए। वो क्या करेंगे, किसी भी सीट से जो वैकेंट सीट है या फिर कहीं पे कोई बीजेपी लीडर है उनको हटा देंगे, ही विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ, वो रिजाइन दे देंगे, और वहां से मोदी जी का इलेक्शन दोबारा से कराएंगे। एंड विद इन 6 मंथ्स उनको पीएम अभी बना देंगे, एंड विद इन द कमिंग 6 मंथ्स उस सीट पे इलेक्शन होगा, एंड वहां पे मोदी जी अगर इलेक्शन नेक्स्ट टाइम जीत जाते हैं तो ही विल रिमेन एज पीएम। लेकिन अगर वो इलेक्शन भी हार जाते हैं, सो इन दैट केस अगर 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही विल नॉट बी पीएम। और एक रास्ता और भी है कि वो राज्यसभा से भी भेज सकते हैं। अगर राज्यसभा में कोई वैकेंसी है तो वहां पे राज्यसभा से उनको एमपी बना के, एंड देन ही विल रिमेन एज पीएम, बट ये भी विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। इंडिया में क्या है? इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, दैट इज द नॉमिनल हेड, दैट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज डे जुरे एग्जीक्यूटिव। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ द रियल पावर, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, और इसको बोलते हैं डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के हेड हैं। तो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, देन ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट। देखो इसमें ना अपनी हिस्ट्री से कंपेयर करके देखते हैं। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी। महाभारत को याद करो और सोचो कि जो धृतराष्ट्र थे, वो कौन थे? ही वॉज किंग, राइट? इंडिया में किंग की पोजीशन किसके पैरेलल है? इंडिया में है प्रेसिडेंट। और जो दूसरी पावर है, एक और थे जिनका नाम था विदुर। विदुर कौन थे? विदुर वॉज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या था कि जो विदुर बोलते थे, ये सही है, आपको ऐसे करना चाहिए, धृतराष्ट्र मोस्टली बातों को नहीं मानते थे। तो वहां पे क्या था कि जो रियल हेड थे, जो रियल एग्जीक्यूटिव थे, वो थे हमारे राजा, दैट इज धृतराष्ट्र, विच इज पैरेलल टू द प्रेसिडेंट। तो अभी हमने क्या किया है कि जो ये हेरिडिटरी था किंग, तो इनको हटा दिया इस पोजीशन को कि दैट विल नॉट बी हेरिडिटरी, प्रेसिडेंट होंगे, एंड दैट ही विल बी इलेक्टेड वन। इसलिए हम बोल देते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिपब्लिक। वी आर रिपब्लिक बिकॉज आवर हेड इज इलेक्टेड। जो विदुर हैं, तो अभी हमने मोस्टली पावर दी है प्राइम मिनिस्टर को कि ही विल टेक केयर। तो आप ऐसे याद करने के लिए समझ सकते हो कि उस समय अगर धृतराष्ट्र विदुर की बात मान लेते और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे होता, तो शायद इतने बड़े इश्यूज क्रिएट ना हुए होते, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ ना लड़ी होती, इतने लोग न मरते। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी सी ओ एम वी कंप्लीटेड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख लिया क्या होता है, डिप्टी मिनिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर या फंक्शन नहीं होता। ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को टू डू देयर पार्लियामेंट्री वर्क। वो होते हैं प्रोबेशन पे, अंडर ट्रेनिंग, एंड होप करते हैं टू राइज टू हायर रैंक इफ दे डू वेल। और हाईएस्ट जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो किस चीज़ की होती है? दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कौन होते हैं?
आईएएस टॉप मोस्ट रैंक, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द सीओएम की। मेन काम जो है वो होता है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, कि क्या करना है कैसे करना है, जो ये लिख के देंगे प्रेसिडेंट वो करेंगे। क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए जो मोस्टली पॉलिसीज़ हैं जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन की वो यहीं पे बनती हैं। तो जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो भी यहीं बनेंगी। इवन जो लेजिस्लेचर में भी जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं मेजोरिटी पार्टी के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके पास होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेन फंक्शन बन जाता है सीओएम का। तो यहाँ पे जो करेंसी है, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, इंश्योरेंस, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर प्लान्स, तो ये सारा सब कुछ सीओएम के फंक्शंस हैं। कमिंग टू द कैबिनेट, तो देखो यार हम ये बात कर चुके हैं, पहले कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, बट आर्टिकल 352 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको ऐड किया गया। तो ये जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी, कि भाई ये एक ही एंटिटी मानी गई है, इनके डिसीजंस जो होंगे वो फिर एक बार अगर डिसाइड हो गया तो उसके बाद ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई कि कोई एक मेंबर अलग से निकल के बोले कि आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार डिसीजन ले लिया मतलब सबको मानना होगा, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंसेस कुछ हैं तो क्लोज डोर हो सकते हैं मीटिंग्स में, लेकिन पब्लिकली दे विल गिव एन इम्प्रेशन दैट दे हैव ए सॉलिड यूनिटी। क्योंकि अगर लोगों को लगेगा कि भाई इन्हीं के अंदर डिफरेंसेस हैं, सो हाउ दिस पॉलिसी वर्क्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। तो इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज विद रिगार्ड टू नेशनल मैटर्स एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल मैटर्स। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं कंसेंसस पे लिए जाते हैं, और वो प्रेसिडेंट को कौन बताते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे आर एमपीज, और इसीलिए दे पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेशन। जो बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में बाय द मिनिस्टर्स, दे आर ऑलवेज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दे एंजॉय। अब उनकी ही मेजोरिटी है तो भाई पास तो हो ही जानी चाहिए। देखो जो मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं उस बिल को क्या माना जाता है, कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट, नॉट ओनली बाय दैट मिनिस्टर, और फिर अप्रूवल होता है। कैबिनेट में मेक सच चेंजेस इन द बिल एज इट थिंक्स एज नेसेसरी। तो कैबिनेट चेंजेस ला सकता है बिल में। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, तो जो कैबिनेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, और जो सोर्स होता है ये रेवेन्यू का टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर। जो भी पैसे निकलते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनके अप्रूवल में भी इनका हाथ होता है। क्योंकि देखो जो सीओएम है, वैसे तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, फंड ऑफ इंडिया, तो दैट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। पर लेजिस्लेचर में भी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी इनकी है, वही बनते हैं मिनिस्टर्स। तो फाइनली ये पैसा निकालने में भी इनका मेन हाथ होता है। एनुअल बजट को प्रिपेयर करना फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी कैबिनेट कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज का ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इनमें भी जो डिसीजंस हैं, रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट करते हैं, इन सब का ध्यान कैबिनेट रखता है। नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मोस्टली हाई हाई जेंट्रीज जो होते हैं, हाई डिग्निटरी पोजीशंस हैं जो स्टेट की, उनको। लेकिन वो प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। बोला जाता है कैबिनेट से करते हैं प्रेसिडेंट। लाइक करेंगे धृतराष्ट्र ही, लेकिन जो विदुर बोलेंगे चीजें वो होंगी। देखो जो एडवाइस होगी ना कैबिनेट की दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये पॉइंट हम पहले भी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट कैबिनेट को रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर फिर से सेम विदाउट एनी चेंजेस आता है बिल, तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज द बाइंडिंग, वो उसको उनको पास करना ही होगा, एसेंट देना ही होगा। और ये कब आया था, इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग।
देखो इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स है ना, वो भी कैबिनेट रिजोल्व करते हैं। फिर हम कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीओएम, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड कैबिनेट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एक वाइडर बॉडी होती है, लगभग 60 से 70 मेंबर होते हैं। कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी है, दैट इज 15 to 20 मेंबर्स। यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, जो ये कैबिनेट हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, ये तो सिर्फ एक सीओएम का एक पार्ट है, दैट इज कैबिनेट। ये हम अगर हम बोले कि जितने भी पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय सीओएम, और उनको मान लिया जाता है दे आर द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज ये इट फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, कैबिनेट डिसाइड करता है क्या फंक्शन करेंगे। और ये तो वही सिमिलर पॉइंट है, इट डायरेक्ट द सीओएम। सीओएम इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट, जो बोलते हैं वो ये करते हैं। तो इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 74-75 में मेंशन है सीओएम के बारे में, लेकिन इट डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको बाद में ऐड किया गया, वो भी इमरजेंसी के प्रोविजन में। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कैबिनेट को बनाना है, इतनी स्ट्रेंथ होगी, ऐसे होगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या लिखा है, अगर नेशनल इमरजेंसी को लगाना है तो कौन लगा पाएंगे, प्रेसिडेंट, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ये मेंशन है। ओके, तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट जो है वो कैसे बनेगा, क्या उसके प्रोविजन होंगे, बट या दिस वर्ड कैबिनेट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इट collectively responsible to the lower house of parliament, yes we already talked. It enforces the collective responsibility of cm to the lower house of parliament। तो बात वही है कि जो कैबिनेट के कलेक्टिव डिसीजंस हैं वो बन जाएंगे द डिसीजंस ऑफ सीओएम, एंड सीओएम इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। देखो यार, अगर ऐसा हुआ है कि एक सिंगल पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है और वो चुनाव लड़े थे किसी एक लीडर को दिखा के दैट ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी दैट विल बी प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक ही बंदे की सब चलेगी। सो देखो, इट इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीएम डोमिनेट्स ओवर द कैबिनेट, जो पीएम बोलेगा वही कैबिनेट में होगा। It is seen when a single majority enjoys an absolute majority in the Lok Sabha and PM is the first level leader of the party, और उन्होंने ही पार्टी को जितवाया है। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो उनकी मानी जाएगी। डिसीजन ऑफ द पीएम आर एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट, हो सकता है कि वो कलेक्टिव ना हो, सब उससे सहमत ना हो, बट उनके डिसीजंस को सब मान देते हैं। बट इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसके स्पिरिट के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि लोगों की विल नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे की विल चल रही है। एडवांटेजेस क्या होगा कि डिसीजन फास्ट होंगे। तो जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, कुछ मान लो कि कुछ अटैक है या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे क्विकली हमें कुछ डिसाइड करना है, इन दैट सिनेरियो इट इज़ अ गुड थिंग। बट ये हो सकता है कि भाई ये जो डिसीजन है ये हैस्टी मैनर में लिए गए हों, और हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑफ नेशन को देखे बिना सिर्फ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पीएम को देख के ये डिसीजंस लिए गए हों। कई बार क्या होता है कि किचन कैबिनेट भी बन जाती हैं या इनर कैबिनेट बन जाती हैं, जो कि पीएम को एडवाइज करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। अब ये किचन कैबिनेट एंड इनर कैबिनेट क्या आ गया। देखो, किचन कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट का मतलब है कि जो हमारे पीएम है ना, वो ऐसे लोगों की एडवाइस ले रहे हैं हु आर आउटसाइडर्स, दैट इज नॉट इन कैबिनेट, उन्हीं की मान रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट है इनर कैबिनेट। इसका मतलब है कि मान लो ये हमारा सीओएम था इतना बड़ा, इसमें से इतना कैबिनेट था, तो इसमें से सिर्फ कुछ ही बंदे हैं जो इज इनर कैबिनेट, उन्हीं की चल रही है। लाइक पीएम, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर,
इन तीनों की चल रही है और किसी से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, बाकी सबको बस बोल देते हैं भाई ये करना है। सो ऐसा सिनेरियो होता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो कैबिनेट है वो डोमिनेट करती है पीएम के ऊपर। जो कैबिनेट बोलेगी भाई ऐसा होना चाहिए, सबकी मान के वही पीएम करेंगे। पीएम के पास अपनी कोई ज़्यादा पावर नहीं रहेगी। अगर मान लो पीएम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पूरी कैबिनेट मान लिया हो जाना चाहिए, सो दैट विल बी पास्ड। यहाँ पे जो कैबिनेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल। द डिसीजंस टेकन बाय कैबिनेट आर ट्रूली कलेक्टिव। तो सबकी मान मान के तब जाके डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर आगे बात आ जाती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन वो मेजोरिटी खो देते हैं लोकसभा में, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, इन दैट सिनेरियो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस ड्यूरेशन में जो गवर्नमेंट बनती है दैट इज़ अ केयर टेकर गवर्नमेंट। तो देखो, ऐसी गवर्नमेंट जो बनती है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो नहीं लेके आती। तो नॉर्मल फंक्शनिंग चलेगी यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, जैसे कि मान लो इंडिया इज अंडर अटैक बाय सम फॉरेन कंट्री, सो इन दैट सिचुएशन इनके पास सारी पावर्स आ जाएंगी, जो कि ये जो चाहेंगे वही होगा। बट नॉर्मली ये बड़े डिसीजंस नहीं लेकर आते। सो केयर टेकर गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इन ट्रेंगम। तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट इन ट्रांजिशनल फेज, कि एक गवर्नमेंट जा चुकी है और दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो उसके बीच में एक गवर्नमेंट बना देंगे फॉर द टाइम बिंग। ये आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग बनती है, जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट शेल हैव ए सीओएम टू एड एंड एडवाइस हिम। तो नहीं तो कौन उनको एडवाइस करेगा अगर कोई पीएम या फिर सीओएम नहीं होगा तो आर्टिकल 74 लेजिटिमाइज द केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन वैसे अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया केयर टेकर गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था 1971 में कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है दैट इज गवर्नमेंट आउट ऑफ नेसेसिटी, उसकी ज़रूरत है, हम इसलिए बना रहे हैं। तो यही है, वो सिर्फ डे टू डे जो रूटीन वर्क हैं वही करेंगे। जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो उनको नहीं कर वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में। इसका मतलब दे डू नॉट हैव द मेजोरिटी इन लोकसभा। जैसे कि किसी फॉरेन स्टेट के साथ कोई ट्रीटी करनी है, कैन नॉट फाइनेंशियली कमिट द नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जैसे हम बात कर चुके हैं कि ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस, दैट इज एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल थ्रेट है, सो इन दैट सिचुएशन केयर टेकर गवर्नमेंट कैन टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब हम बात कर लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। देखो, इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल फेज ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट होती है टू इंस्टॉल ए पॉपुलर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, क्या इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया में लगी है, तो यस, इसके काफ़ी इंस्टेंसेस हैं। अगर हम बात करें, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब जवाहरलाल नेहरू बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसमें पहले तो सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर्स थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कर लिया था, और लियाकत अली खान बने थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई 1977 में, तो पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो वो बनाई गई थी बाय द जनता पार्टी, और मोरारजी देसाई बने थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन के बाद भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट की। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आई नो यू नो दैट। जैसे कि हमारे पास है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बना है बीजेपी से प्लस प्लस दूसरी पार्टीज हैं। एक हमारे पास है इंडिया अलायंस, ये पता नहीं अभी है या नहीं है, इस पे क्वेश्चनिंग चल रही है। मेन इज कांग्रेस प्लस प्लस मैनी पार्टीज। तो अभी जैसे बीजेपी और कुछ पार्टीज ने मिलके जो एनडीए अलायंस बना रखा है, दैट इज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। तो इसलिए ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर सिर्फ बीजेपी ही मेजोरिटी में होती और बीजेपी ने किसी और की हेल्प नहीं ली होती, इन दैट सिचुएशन तो जो बीजेपी है वो फुल मेजोरिटी में होती।
अभी है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो चलो इसको हम देखते हैं डिटेल में। इट्स द फिनोमिना जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। उनके जो बेसिक आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हैं उनको वो ख़त्म करती हैं, क्योंकि क्या है ना कि देर इज़ सम इनेबिलिटी ऑफ सिंगल मेजोरिटी पार्टी। तो मेजोरिटी बनाने के लिए दे केम इन कोलिशन। इसमें क्या होता है कि डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी को हम रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि 1967 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कि जब एक माइनॉरिटी और कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। इससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी इंडिया में। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जो पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनी जिन्होंने फुल टर्म कंप्लीट किया, वो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए गवर्नमेंट, दैट वाज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्होंने 1999 से 2004 तक कंप्लीट किया था। तो इसमें ना देखो, मिक्स थिंकिंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंक्लूसिव पॉलिसीज लेके आती हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोई एक पार्टी है, मान लो जस्ट एज्यूम कि एनडीए चाहती है कि भाई, एनडीए में जैसे मान लो बीजेपी चाहती है कि भाई इस ये पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, बट कोई दूसरी पार्टी बोल सकती है कि भाई नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है और इसलिए ये वाले रूल्स हम नहीं लेकर आएंगे। तो ऐसे में बीजेपी को मेजोरिटी चाहिए तो उनकी भी सुननी पड़ेगी। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई इसीलिए जो पॉलिसीज है वो इंक्लूसिव हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि भाई कुछ कंस्ट्रेंट लग जाते हैं पॉलिसी मेकिंग पे। अब बीजेपी चाहती है ये पॉलिसी लेकर आना, उनके पास मेजोरिटी तो नहीं है, बट स्टिल दे एंजॉय द मैक्सिमम सिंगल पार्टी स्ट्रेंथ। तो इसीलिए वो पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन दूसरे मना कर देते हैं। तो इट्स अ मिक्स थिंकिंग। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो सीएजी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होती है? सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कंडीशन होती है? तो या तो वो जज हों किसी हाई कोर्ट में फॉर 5 years, या फिर उन्होंने एडवोकेट के पोजीशन पे रहे हों इन सम हाई कोर्ट फॉर 10 years एटलीस्ट। या फिर थर्ड कंडीशन यही आती है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में वो बड़े एमिनेंट ज्यूरिस्ट हों। टर्म कोई फिक्स नहीं होता उनका। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है। ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कभी भी उनको हटा दिया जा सकता है। ही मे ऑल्सो क्विट बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ओके। कन्वेंशनली क्या होता है कि वो रिजाइन करते हैं जब सीओएम रिजाइन देता है या फिर वो रिप्लेस होता है, एंड ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन, वो कुछ फिक्स नहीं किया गया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रेसिडेंट को जैसा ठीक लगता है इट इज़ प्रोवाइडेड लाइक दैट। अब हम बात करते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। पहला तो ये है कि ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। कौन से मैटर्स में? लीगल मैटर्स में, जो कि उनको रेफर किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट। बाकी वो अदर ड्यूटीज़ ऑफ लीगल कैरेक्टर्स जो भी प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं वो करते हैं। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, ये सीएजी को करनी है। तो चलिए अब ये बात करते हैं। ही हैज़ टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस सुप्रीम कोर्ट में इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। तो वो सरकार के बिहाफ पे सरकार के वकील बन के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो नॉट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में भी अपीयर होते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अगर कोई केस है तो। अब बात कर लेते हैं उनके राइट्स के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल के पास पावर है द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो कहीं पे भी जाके एज एन ऑडियंस जा सकते हैं। ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वो जा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, या फिर ज्वाइंट सिटिंग्स में भी जा सकते हैं, और जो कमेटीज़ होती हैं उनमें भी जा सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ही विल ओनली बी अटेंडिंग दोज मीटिंग्स। वो एंजॉय करते हैं ऑल दो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होती हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी एडवाइस या फिर बिलीफ को होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
की तरफ से अपीयर हो रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी उनकी अलग से अपनी एडवाइस और बिलीफ नहीं हो सकता। किसी भी क्रिमिनल केस में वो डिफेंड नहीं कर सकते किसी पर्सन को विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही कैन डू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस बट नॉट अगेंस्ट और नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो चीज़ें हैं कि भाई उनकी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस रहेगी एंड ही विल नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कराने में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में क्या बोला था कि आरटीआई के एम्बिट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं आते हैं क्योंकि वो कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसेंट देते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट्स में आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025।